सुप्रिय मित्रों, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन है। मेरा घर बांदरबन में है। मित्रों, अपनी जीवन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता दूं। मेरे परिवार में थे मैं, मेरे पिता, मेरी माँ, एक छोटी बहन और मेरी दादी। हम बांदरबन शहर से दूर पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारा परिवार निम्न मध्यम वर्गीय था। मेरे पिता एक किसान थे। वहाँ धान की खेती नहीं होती थी, बल्कि झूम खेती होती थी। मेरे पिता भी वही झूम खेती किया करते। हमारे गांव में मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम थी। यह एक छोटा मुस्लिम बस्ती थी जो बड़े जनजातीय गांव के पास स्थित था। उस गांव में गिनती के कुछ मुस्लिम परिवार रहते थे और उनकी आय का एकमात्र साधन था जनजातियों के घरों में काम करना। बचपन से ही मैं देखता था कि सुबह होते ही मुस्लिम परिवारों के लोग धीरे धीरे जनजातियों के घरों की ओर जाते। वहाँ वे तरह तरह के काम करते, झूम खेती, फल की खेती, मवेशियों की देखभाल आदि। बदले में उन्हें मजदूरी के रूप में थोड़ा पैसा मिलता और उसी से उनका परिवार चलता। मैं भी बचपन से ये सब देखते हुए बड़ा हुआ। हमारा घर ऐसे इलाके में था जहाँ चारों ओर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। उन्हीं पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में कुछ परिवार रहते थे और हम उनमें से एक थे। मेरे पिता लंबे, गोरे और आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान थे। जनजातियों के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि अगर उनके पास कोई काम ना भी होता तब भी वे पिता को बुला लेते। जनजाति लोग पिता को बहुत पसंद करते थे। क्यों इतना पसंद करते थे ये मैं नहीं जानता। उसी जनजातीय गांव में एक महिला थी, नाम था ताराश। वे बेहद सुंदर और संपन्न थीं। उनके पास बहुत से पहाड़ थे और वहां वे तरह तरह की खेती करती थीं। पिता के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध हो गया था। ताराश के पति की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी। उनकी एक बेटी थी, नाम तापसा, जो उम्र में मुझसे थोड़ी छोटी थी। ताराश महिला का लगभग सारा काम मेरे पिता ही संभालते थे। वे बुलाती और पिता उनके खेत खलिहानों में काम करने चले जाते। कह सकते हैं कि पिता की आमदनी का बड़ा हिस्सा उन्हीं से आता था। हमारे परिवार के साथ भी उनका अच्छा संबंध था। अगर पिता बीमार पड़ जाते तो वे बेचैन होकर पहाड़ से नीचे उतरकर उनसे मिलने आ जाती। पिता के प्रति उनके मन में बहुत स्नेह और अपनापन था। इसी तरह मेरा बचपन बीतता गया। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। हमारे इलाके में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। जनजातियों के कुछ स्कूल तो थे, लेकिन वहां बंगाली बच्चे पढ़ते नहीं थे। सिर्फ जनजातीय बच्चे ही पढ़ाई करते थे। इस कारण हमारे लिए लगभग कोई शिक्षा संस्थान नहीं था। यही वजह थी कि गांव के ज्यादातर लड़के लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाए। कुछ लोग बस नाम लिखना सीख पाए और कई तो वो भी नहीं सीख सके। इसी तरह मेरा बचपन बीतता गया और धीरे धीरे मैं किशोरावस्था में प्रवेश किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ समझने लगा कि हमारे मोहल्ले में कोई काम नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है। एकमात्र काम था पहाड़ियों के घर जाकर उनके साथ काम करना। मेरे पिता जैसे रोज उस महिला ताराश के घर काम की तलाश में जाते थे, वैसे ही धीरे धीरे मैंने भी उन जनजातीय घरों में आना जाना शुरू किया। उनके पास बहुत से मवेशी थे, खासकर सूअर, जिन्हें वे बहुत पसंद करते और पालते। उन कामों में हम मदद करते और दिन के अंत में कुछ मजदूरी मिलती। उसी पैसों से हमारा घर चलता। असल में हमारा पूरा समाज ही चलता था चाकमाओं के इशारों पर। वे जो कहते वही हमें करना पड़ता। हमारी कोई अपनी चाहत या ताकत नहीं थी, न ही आज़ादी थी। चारों ओर सिर्फ पहाड़ और हर पहाड़ पर चाकमाओं की बस्ती। उनके आदेश निर्देश में ही जिंदगी कटती थी। इसी तरह मैं बड़ा होता गया, लेकिन बड़ा होने पर मेरे मन में ख्याल आया कि ये निर्भरता अच्छी नहीं है। मैंने सोचा हमें चाहिए कि हम अपने लिए कुछ करें, चाकमाओं से आज़ादी पाएं। लेकिन जितनी कोशिश की मोहल्ले के लोगों को एकजुट करने की, नाकाम रहा। सुबह होते ही सब लोग चाकमाओं के घर की ओर चल देते और वहां जाकर काम करते। उनके दिल में हमारे लिए कोई दया या अपनापन नहीं था। वे सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। इस वजह से मुझे अकेलापन महसूस हुआ और आखिरकार सबकी तरह मैंने भी उन जनजातियों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो महिला ताराश मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी, मुझे बेटा कहकर बुलाती। पिता के साथ उनका रिश्ता बहुत मधुर था और उसी कारण मैं भी अक्सर ताराश के घर जाता, वहां काम करता। ताराश की एक बेटी थी, नाम था तापसा। तापसा उम्र में मुझसे कुछ छोटी थी। छोटी होने के बावजूद वो मुझे बहुत पसंद करती थी। भले ही मैं मुस्लिम था और वो चाकमा, लेकिन हमारे बीच एक अजीब सी मधुरता वाला रिश्ता बन गया था।
बचपन से ही हम साथ साथ बड़े हुए, खेत खलिहानों में घूमे, इसलिए मैं भी उसे बहुत पसंद करने लगा। तापसा सिर्फ मेरी पसंदीदा इंसान ही नहीं थी, बल्कि वो उनके समाज की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। उस साकमा पाड़ा में गिनी चुनी लड़कियों में तापसा सबसे खूबसूरत थी। बहुत से जनजातीय लड़के उसे पसंद करते, उससे मोहब्बत करते, लगभग सबको उस पर क्रश था। लेकिन तापसा किसी को भी अहमियत नहीं देती थी। उसे किसी के प्रति न तो लगाव था न मोहब्बत। वो मुझे एक दोस्त के रूप में पसंद करती थी। वो मेरे साथ घुल मिल जाती, मुझसे बातें करती। लेकिन साकमा समुदाय के कई लड़के मुझे मारने, नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वे तरह तरह की कोशिशें करते, मुझे चोट पहुंचाने की, मुझे नुकसान करने की, कुछ ना कुछ करने की, पर किसी भी तरह उनकी कोशिशें सफल नहीं हो पाती। इसका बड़ा कारण ये था कि ताराश आंटी और उनकी बेटी तापसा मेरा बहुत साथ देती थी। पहाड़ी इलाके में आंटी की खूब जमीन जायदाद थी, जिसके चलते बाकी जनजातियां उनसे डरती और उनका सम्मान करती थीं। इसलिए किसी में भी उनके या मेरे खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। इस तरह से दिन बीतते गए और मेरी तापसा के साथ घनिष्ठता और बढ़ गई। ये रिश्ता किस तरह का है मैं ठीक ठीक नहीं जानता था, पर उसे ना देखकर मेरा मन बेचैन हो जाता। रोज कम से कम एक बार यदि उसे ना देखकर रह जाऊं तो असमंजस और कष्ट हो जाता। उसे देखने के लिए मैं भागता, बाजार से कुछ अच्छा खाना लाता तो वो बहुत खुश होती और मुझे और भी ज्यादा पसंद करने लगती। इस तरह हम दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, युवक युवती बन गए। लेकिन बड़े होने पर मैंने देखा कि तापसा अपने मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ मिलना जुलना शुरू कर चुकी है। तभी मुझे एहसास हुआ, एक मुस्लिम होने के नाते मेरे पास कुछ कहने या करने का अधिकार नहीं है। एक दिन शाम को मैं उनके दूधरमले घर की दूसरी मंजिल पर बैठा था। नीचे तरह तरह के पशु पड़े थे, खासकर सूअर। हवा तेज चल रही थी। मैं गेट के पास बैठा था। तापसा आई और मुझसे बोली, आज तुम्हारा मन उदास लगता है। वो बहुत अच्छे बंगाली बोलती थी और वो भाषा मैंने ही सिखाई थी। मैंने कहा, हाँ मेरा मन बहुत उदास है। क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सुनोगी? तापसा ने कहा, क्यों नहीं सुनूंगी, जरूर सुनूंगी। मैं झिझकते हुए बोला, तुम अपने समुदाय के लड़कों के साथ नहीं मिलो। वो हैरानी से बोली, क्या कह रहे हो तुम? हमारे मोहल्ले के लड़कों से मेरा रिश्ता ना रहेगा तो रहेगा किससे? मैंने कहा, अगर तुम दूसरे लड़कों के साथ रहने लगी तो मेरा मन टूट जाता है, मुझे कष्ट होता है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ इतनी गहरी निकटता नहीं रखो। तापसा ने मुझसे पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों मना कर रहे हो? वजह क्या है? मैं चुप रहा। फिर बोला, अगर तुम किसी और से बात करोगी, मिलोगी, मिलनसार होगी तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कुछ ऐसा महसूस होता है मैं सहन नहीं कर पाता। तापसा हल्की सी हंसी के साथ बोली, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा, नहीं मैं नहीं जानता। वो बोली, इसका मतलब है तुम मुझे प्यार करते हो। जो किसी को प्यार करता है वो नहीं चाहता कि उसकी प्रिय व्यक्ति किसी और के साथ घुले मिले, इसलिए तुम मुझे किसी और के साथ मिलने की अनुमति नहीं देना चाहते। मैंने तब कहा, मैं ये नहीं जानता कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं या नहीं, पर एक बात जानता हूं, तुम्हें ना देखकर मैं अंधकार में खो सा जाता हूं। तुम्हें ना देखकर मेरा भीतर बेहद पीड़ा से भर जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी खुशियां हों। ये बातें अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ी। तापसा ने सुनकर मीठी सी हंसी दी। मुझे कहा गया, तुम जानो, तुम मुसलमान हो और मैं चकमा, हमारा रिश्ता कभी एक नहीं हो सकता। मैंने तब उत्तर दिया, देखो मुझे नहीं पता कि एक होगा या नहीं, पर बचपन से ही मैं तुम्हारे घर आता हूँ, तुम्हारे साथ चलता फिरता हूँ, साथ काम करता हूँ, कभी कभी तुम्हारे घर पर भी ठहर जाता हूँ। हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है, कभी दरार नहीं आई, और अगर मैं तुम्हें किसी दिन शादी भी कर लूं तब भी कुछ नहीं होगा। तब उसने भरोसे से मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर तुम मुझसे बात करते रहो, रिश्ता अच्छा रखो, यही मुझे सबसे खुशी देगा। कभी कभी फोन कर देना, कभी कभी हमारे घर आकर समाज वालों से नमस्ते कर देना, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। इसके बाद तापसा के साथ मेरा एक तरह का प्रेम संबंध शुरू हो गया। रिश्ता इतना प्यारा था कि मैं रोज उसके घर जाता, उससे बात करता। कई लड़के ये देखकर अंदर ही अंदर जलते थे, पर उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। कारण ये था कि ताराश बेगम इस इलाके में बहुत ताकतवर थीं। उनकी बात के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता था,
इसलिए मेरे साथ भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं और तापसा खेतों पहाड़ी इलाकों में घूमते रहते थे। पहाड़ों की खूबसूरती जिन्होंने देखी है वे जानते हैं, वहाँ ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जो हमारे इलाके में नहीं मिलते। मैं वे सुंदर फूल तोड़कर ताराश को दे देता। सुबह हम साथ साथ खेतों में टहलते थे, घुमा करते थे। इस तरह हमारी मोहब्बत का एक नया अध्याय बन रहा था। रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक एक दादी की जुबान से ऐसी बात सुन गया कि जैसे नींद टूट गई। दादी ने कहा, ताराश नाम की जो औरत है वो भले ही नौकरी यानी जनजाति के हिसाब से चाकमा दिखती हो, पर असल में वो मुसलमान है। तुम्हारे पिता ने उसे मुसलमान बनाकर शादी की थी, पर चाकमा के बहुत से लोग इसे नहीं जानते। ये बात आज की नहीं, बहुत साल पुरानी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मतलब मेरे पिता ने ताराश बेगम को यानी तापसा की मां को शादी करके अपनाया था। दादी ने मुझे आगाह करते हुए कहा, सुनो, अगर चाकमा गांव के लोग ये बात जान गए तो वे तुम्हारे पिता को पकड़कर मार डालेंगे, उनका मांस तक खा डालेंगे। कभी किसी को ये बात मत बताना। मैंने दादी से पूछा, दादी जो आप कह रही हैं क्या ये सच है? वो बोली, हाँ ये बिल्कुल सच है। तुम्हारे पिता ने कई साल पहले उसे शादी करके लिया था। ये बात तुम्हारी माँ भी जानती है। पर अगर चाकमा गांव के कोई इसके बारे में जान गया तो बहुत भयंकर समस्या होगी। तुम किसी को कुछ मत कहियो। मैंने ये सुना तो तापसा को भी कुछ नहीं बताया। बस मन ही मन सोचता रहा, अब क्या किया जाए, किससे कहा जाए। सीधे पिता से कहूं तो वह पूछेंगे किसने कहा, तब दादी की वजह से उसकी हानि हो सकती थी। इसलिए मैंने पिता को कुछ नहीं कहा। रात में माँ से बोला, माँ आज मैंने एक दादी से सुना कि ताराश नाम की वह चाकमा औरत असल में पिताजी ने शादी करके मुसलमान बनाई है। क्या ये सच है? मेरी बात सुनकर माँ डर के मारे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी। डर भरी आवाज में बोली, किसके पास से ये सुना? मैंने कहा, माँ जहां से सुना वह सच है या नहीं मुझे पता नहीं। तब माँ ने कहा, सुनो बेटे, ये बात कभी भी चाकमा गांव वालों को मत बताना। अगर तुम बता दोगे तो वे तुम्हें और तुम्हारे पिता को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तब माँ से कहा, माँ तो क्या वो बात सच है? मेरी माँ ने उत्तर दिया, हाँ यह 8 से बहुत साल पहले की सच्ची घटना है। पर तूने ये किसके पास से सुना? मैंने माँ को सच्चाई बताई कि मैंने ये दादी से सुना है। माँ गुस्से में बोली, जिस महिला से तूने यह सुना, अगर उसने बाहर किसी को बता दिया तो बड़ा खतरा होगा। फिर भी माँ ने मामले को सहजता से मान लिया। मानने की एक ही वजह थी, उसके बाद से ही हमारे घर की सारी तंगी दुर्लभता दूर हो गई थी। कारण यह था कि ताराज के पास बहुत धन संपत्ति थी, किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। वह पिता को बहुत राशि दिया करती और पिता वो पैसे माँ के लिए गहने खरीदने में लगा देते थे, सुख शांति से रखते थे। इसलिए माँ ने कभी विरोध नहीं किया, झगड़ा भी नहीं किया। सब कुछ तब अलग रूप ले लिया। मैं सोचने लगा, अगर सच में पिता ने ताराश बेगम से शादी की है तो मैं कैसे तापसा से शादी करूंगा? गिनती करने पर तो तापसा अब मेरी सौतेली बहन बन चुकी थी। पिता चाहे कितने भी हों, माँ तो एक ही है। यह सोचकर मैं अंदर से बहुत कष्ट में रहने लगा। तापसा हमेशा मुझसे पूछती, मुजाम्मिल तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मन क्यों उदास है? क्या तुम किसी बात को लेकर तनाव में हो? पर मैं कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सुनता और खुद को समझाता। क्योंकि अगर मैं सच्चाई उसे बता दूं तो वह शायद गुस्से में आकर माँ को बता दे या मोहल्ले वालों को बता दे, जिससे पिता को बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि उन्हें मार भी डाला जा सकता है। चाकमा समुदाय अपनी लड़कियों को किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ संबंध रखने को स्वीकार नहीं करता। इस तरह दिन कट रहे थे। मैं और तापसा मिलते, साथ घूमते, हाथ में हाथ डाले चलते। एक समय पिता ने यह सब देख लिया। देखने के बाद उनके मन में शंका उभरी, शायद माँ ने कुछ बता दिया था। तब पिता ने तारा से कहा, तापसा को किसी अच्छे उपजातीय लड़के से ब्याह दो। यह सुनकर तापसा ने मुझे बताया, मेरी माँ मुझे ब्याह देना चाहती हैं। तुम जाकर माँ से कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं हैरान होकर बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी माँ को जाऊं और कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? क्या तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारे लिए कभी मंजूर करेंगी? तुम नहीं जानती कि मैं मुसलमान हूं और तुम दूसरे धर्म की हो? तब भी तापसा ने जोर दिया, शायद माँ कोई रास्ता निकाल दें। मैंने कहा, नहीं, यह किसी भी तरह संभव नहीं है, ऐसा सोचना भी मत। पर तापसा ने हार नहीं मानी। तब मैंने कहा, चलो हम भाग जाते हैं। तापसा चौंकी और बोली, कहाँ भागेंगे? मैंने कहा, देखो, तुम्हारी माँ कभी हमारे संबंध को स्वीकार नहीं करेंगी, मेरे घर वाले भी नहीं। हमारे सामने एक ही रास्ता खुला है, वो है भाग जाना। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें लेकर चटगांव चला जाऊंगा। वहां मेरे कुछ परिचित लोग हैं,
वहां जाकर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हम साथ रहेंगे और इस पहाड़ी इलाके को छोड़ देंगे। बांदरबन से भी कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो उसने मुझसे पूछा, तुम मेरी माँ? मैंने कहा, तुम अपनी माँ के बारे में मत सोचो, मेरे पिता हैं, वे देख लेंगे, तुम बस मेरे साथ चलो। काफी समझाने के बाद अंततः वो राजी हो गई। बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके बाद मैंने उनके पाड़ा के पड़ोस के कई लोगों से बातचीत शुरू की। पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं चला गया तो क्या मेरे परिवार पर कोई हमला होगा। यह भी पता किया कि पहले किसी बंगाली ने ऐसा कुछ किया है या नहीं। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। इससे पहले भी कई लोगों ने जनजाति लड़कियों को लेकर भागकर शादी की थी। ये जानकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने योजना स्वीकार कर ली। फिर एक दिन बिना किसी को कुछ बताए भागने की ठानी। मेरे पास कुछ पैसे थे। उसी वक्त आम का मौसम चल रहा था और तापसा के घर आमेर बगान यानी आम के बाग थे। तारश बेगम को बताए बिना मैंने और तापसा ने मिलकर आम बेच दिए। हमें खूब पैसा मिला। मेरे और उनके पैसों को जोड़कर हमने एक रकम जमा कर ली। फिर मैं तापसा को लेकर बांदरबन छोड़कर चटगांव भाग आया। चटगांव में मेरे कुछ पुराने परिचित दोस्त थे। उनके घर में ठहरे, पर वे हमें देखकर डर गए और बोले, तुम एक चाकमा लकी लेकर आ गए? ये बहुत खतरनाक है। अगर जनजाति वालों को पता चल गया तो वे तुम्हारे साथ बड़ा सौदा कर लेंगे। तभी मास्टर नाम के एक सज्जन ने हमारी कुछ मदद की। उन्होंने हमें आश्रय दिया। वहीं उन्होंने तापसा को शहादत का कलीमा का पाठ कराकर मुस्लिम करवा दिया। असल में तापसा पहले से ही कुछ कुरान की बातें जानती थी और कुछ सूरे भी उसने याद रखी थीं। उनको मैंने पढ़ाई थी, इसलिए कलीमा पढ़कर तापसा मुस्लिम बन गई। उसी दिन मेरी और तापसा की शादी भी हो गई। हमारे पास तब कोई मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए माँ बाप को सूचित नहीं कर पाए। हम चटगांव में ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद इलाके के लड़कों के माध्यम से एक खबर मेरे पिता तक पहुंच गई। एक सप्ताह के भीतर किसी सुबह मेरे माँ बाप हमारे किराए के घर पर अचानक आ पहुंचे। मैं तब थोड़े बहुत काम कर रहा था और तापसा घर पर थी। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। पापा गुस्से में बोले, तुमने क्या कर दिया? हम और चाकमा लोग रक्त संबंध जैसे थे। हम उनके घर जाते, खाते पीते रहते। उन्होंने हम पर इतना भरोसा किया और तुमने उस भरोसे का क्या किया? मैं चुप रहा, सिर झुकाकर खड़ा था। माँ ने कहा, तुमने मुझसे पहले दिन ताराश बेगम के बारे में पूछा था। मैंने तुम्हें हाँ कहा था, फिर भी तुम ऐसा काम कर गए। मैंने कहा, माँ आप एक तरफ हो जाइए, तापसा को ये सब कुछ पता नहीं है, उसे ये सब मत बताइए। माँ बोली, उसे पता है या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर अब तो हमारे लिए गांव में रहना नामुमकिन हो गया है। चाकमा नेताओं ने हमारे घर बार को तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया है। पूरे गांव में हमें अपमानित किया जा रहा है। वे सबको तलाक दे देने, उखाड़ फेंकने की धमकियां दे रहे हैं। वे हमारी लड़कियों को निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे तुमने एक चाकमा लड़की ले ली, वैसे ही हम भी बंगाली लड़कियों को ले जाएंगे। तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा, माँ अब मैं सचमुच नहीं जानता क्या करूं। आप जो बेहतर समझें वही कीजिए। तब माँ ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। अम्मी फिर उनके घर गईं और उसके बाद वापस बांदरबन लौट गईं। इसके बाद मैं और तापसा चटगांव में रहने लगे। माँ वहां जाकर क्या क्या कर रही थीं ये मैं ठीक से नहीं जानता। लगभग 15 दिन बाद ताराश और मेरी माँ दोनों साथ में चटगांव आईं। उनके साथ तापसा की माँ भी आईं। तापसा की माँ आते ही उसे गले लगाकर बहुत रोने लगी। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तूने ये क्या किया? जरा भी सोचा? अब तो वहां तुम्हारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब लोग तुम पर टूट पड़ेंगे, मार पीट करेंगे। उन्होंने मुझे आगे कहा, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे हमारे चाकमा सरदार के पास ले जाऊंगी। सरदार जो फैसला करेगा वही तुझे मानना पड़ेगा। लेकिन तापसा तैयार नहीं हुई। उसने कहा, नहीं, हम नहीं जाएंगे। मैंने उससे शादी की है, हम यहीं चटगांव में रहेंगे। लेकिन उसकी माँ जोर देने लगी। बोली, नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। बाहर कहीं रह नहीं पाओगे, वहीं जाकर बात करनी होगी। इस तरह खींचतान चलती रही। तापसा बार बार कह रही थी नहीं जाऊंगी, मगर उसकी माँ तरह तरह के बहाने बनाकर दबाव डाल रही थी। तब मैंने तापसा से कहा, चलो चलते हैं, देखते हैं सरदार क्या कहते हैं। वो हमें मारेंगे तो नहीं, शायद कोई फैसला देंगे, वही सुन लेना ठीक होगा। आखिरकार मैं और तापसा, उसकी माँ ताराश और मेरी अम्मी सब मिलकर बांदर बन गए। उस दिन इलाके का माहौल बहुत तनावपूर्ण था।
चाकमा और बंगालियों के बीच बड़ा संघर्ष होने की आशंका बनी हुई थी, क्योंकि मेरे भाग आने के बाद से ही बंगालियों के घरों में तोड़फोड़ हो रही थी, कई अत्याचार किए जा रहे थे। बांदरबन पहुंचकर शाम को हमें सरदार के घर ले जाया गया। सरदार ने तापसा से उसकी अपनी भाषा में बात की। मैं भाषा पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन कुछ शब्द समझ गया। बातों में सुना कि सरदार ने तापसा से पूछा, क्या तू उसी लड़के के साथ रहेगी या वापस लौटेगी? तापसा ने जवाब दिया, मैं उसी के साथ रहूंगी। तब सरदार ने तापसा की मां से कहा, चूंकि तुम्हारी बेटी ने उस लड़के से शादी कर ली है और उसके साथ रहना शुरू कर दिया है, इसलिए उसे हमारे धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। अब से वो हमारे धर्म में वापस नहीं लौट सकती, ना ही हमारे लोगों से मेलजोल रख सकती है। वो अब बंगालियों के साथ ही रहेगी। ये फैसला सुनकर तापसा की मां टूट गई, रोने लगी। फिर सरदार ने और कहा, दो ही रास्ते हैं, या तो मुजम्मिल, मैं हमारा धर्म अपनाएं और पहानी बन जाएं, या तापसा मुस्लिम बन जाए। दोनों धर्मों में रहते हुए कोई रिश्ता संभव नहीं। मैंने तुरंत तापसा से कहा, तुम तो पहले ही मुस्लिम हो चुकी हो, अब हमारे साथ ही रहो। आखिरकार तापसा हमारे साथ ही रह गई। फिर हम गांव में रहने लगे। हालांकि हम पर तरह तरह के अत्याचार होते रहे, बहुत से लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हर रात हमें डराया धमकाया जाता, कई तरह की परेशानियां खड़ी की जाती, लेकिन गांव के कुछ लोग हमारे साथ खड़े रहे, इसलिए कोई हमारा बड़ा नुकसान नहीं कर पाया। उसके बाद से जनजातियां हमें मारने के कई षड्यंत्र रचने लगी, तरह तरह की योजनाएं बनाई, पर उनमें से किसी की भी कोई सफलता नहीं हुई। मैं और तापसा धीरे धीरे सामान्य तरह से जीवन जीने लगे। माँ ने फिर एक छोटा सा कार्यक्रम करने का निश्चय किया, पर उसके लिए पैसे चाहिए थे और हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसलिए माँ ने ठान लिया, हमारे पहाड़ पर एक बहुत बड़ा भुई चाम यानी भुई जाम का पेड़ है, उसे बेचकर कार्यक्रम का खर्च निकाल लिया जाएगा। वो पेड़ बहुत पुराना और विशाल था। माँ ने मुझसे कहा कि पेड़ काटने का इंतजाम कर दूं। भले ही पहाड़ी इलाके में लकड़ी की कीमत ज्यादा नहीं होती, पर इतना पुराना और बड़ा पेड़ होने की वजह से ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। मैंने कटाई के लिए लोगों को लगा दिया और वे कुछ जगहों पर 3-4 कट के निशान बनाकर छोड़ गए। रात में सोने के बाद मुझे एक अजीब सा सपना आया। सपने में एक बुजुर्ग आदमी सिर पर पगड़ी और पंजाबी पहने हुए आए और बोले, इसे अभी मत काटो, कुछ दिनों बाद काटो, इसके भीतर हमारे सामान हैं, पहले हम उन्हें हटा लेंगे, तब तुम काटना। सपना देखकर मैं डर कर उठ गया और माँ को सब बता दिया। माँ बोली, चूंकि पेड़ बहुत पुराना है, ऐसे कुछ हो ही सकता है, रहने दो, कुछ दिनों बाद काटेंगे। लेकिन पापा ने सुनकर गुस्सा किया, इन सपनों की कोई औकात नहीं होती, पेड़ तो काटना ही होगा। तापसा ने भी पापा का साथ दिया, हाँ पेड़ काटना ही चाहिए, सपनों की बातें सुनने की जरूरत नहीं। सुबह मैंने नमाज पढ़कर पेड़ के पास गया। वो पेड़ इतना विशाल था कि 4 लोगों ने मिलकर भी उसे घेर नहीं लिया होता। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा वो पेड़ बहुत ही सुंदर दिखता था। फिर भी चूंकि मैंने पहले से लकड़हारों को कह रखा था, वे सारी तैयारियां लेकर आ गए थे। मैं उस समय हिचकिचा रहा था, पेड़ काटा जाना चाहिए या नहीं। सपना बार बार दिमाग में घूम रहा था। फिर भी मैं सोच रहा था कि ऐसी बातों की कोई अहमियत नहीं, कुछ नहीं होगा, पेड़ तो काटना ही पड़ेगा। तो भले ही मेरी अम्मी ने थोड़ा रोका था, लेकिन अब्बू ने कुछ नहीं कहा। तापसा ने भी कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने कहा, पेड़ काटने की इतनी बातें मत करो, काट ही डालो। इसके बाद पेड़ काटने की तैयारी की गई। सबने अपनी तरह से इंतजाम कर लिया और दोपहर लगभग 2:30 बजे पेड़ काट दिया गया। पेड़ काटने के बाद जब हम डाल पत्ते हटा रहे थे तो हमें भीतर कोई पक्षी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब पूरा पेड़ गिरा तो पता चला कि उसके भीतर बहुत से अनजाने पक्षी थे। हमने ऐसे पक्षी देखे जिन्हें हमने कभी पहले देखा ही नहीं था। कई पक्षी डाल पत्तों के साथ गिरकर मर गए। ये देखकर हम सब थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम से पहले ही पेड़ काटने का काम पूरा हो गया। काम खत्म करके मैं रात में सोने चला गया। करीब 1:30-2 बजे अचानक नींद में मैं जोर से चीखने लगा। पास के कमरे से अम्मी ने आवाज दी, क्या रे, क्या हुआ? तभी अचानक मेरी नींद खुली। देखा कि मेरे शरीर पर खून के निशान हैं, जैसे किसी ने मुझे बुरी तरह पीटा हो। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट के दाग थे। मैं रोने लगा। अम्मी आकर बोली, ये निशान कहां से आए?
मैंने कहा, मुझे तापसा मार रही है। लेकिन तापसा ने कहा, नहीं, मैंने तो मारा ही नहीं, मैं तो इसके साथ ही लेटी हुई थी। जबकि सपने में मैंने देखा कि तापसा हाथ में किसी धारदार चाबुक जैसी चीज लेकर मुझे बुरी तरह मार रही है। पूरे शरीर पर खून और गहरे निशान पड़ गए। तब अम्मी ने दुआ दुरूद पढ़कर मुझे शांत किया। थोड़ी देर बाद जब फिर से सोया, वही घटना फिर घटी। मैंने सपने में देखा कि तापसा आकर मुझे मार रही है। मुझे महसूस हो रहा था कि वो असल में मुझे नहीं मार रही, लेकिन मेरे शरीर पर मोटे मोटे डंडे जैसे दाग पड़ रहे थे। इतने भयावह दाग थे कि देखकर डर लगता था। फजर की अजान तक मैं बिस्तर पर लेटा भी नहीं रह पा रहा था। मुझे तेज बुखार हो गया, शरीर टूटने लगा। अम्मी ने मेरे सिर पर गर्म पानी डाला, थोड़ा नाश्ता कराया। अब्बू दवा लेकर आए। बड़ी मुश्किल से वो दिन कट पाया। इसी बीच पेड़ बेचकर पैसे मिल गए और मेरी शादी की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन अगली रात फिर वही घटना हुई। पहले देखा अम्मी हाथ में लाठी लेकर मुझे पीट रही हैं, फिर तापसा आई और लाठी से मारने लगी। एक के बाद एक सब मुझे अलग अलग तरीके से पीट रहे थे। उस रात मैं चीख भी नहीं पाया। पूरी रात मुझे बुरी तरह मारा गया। भोर में फजर की अजान होते ही मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा मैं घर के भीतर पड़ा हूं। मेरी हालत बहुत खराब थी। पूरा शरीर सूज चुका था। इतनी चोटें आई थीं कि शरीर एकदम बिगड़ गया था। खैर, इस हालत में मेरी अम्मी समझ गईं कि हमारे इलाके में कोई अच्छा हुजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने दूर से एक हुजूर को बुलाया। हुजूर आकर हालत देखकर बोले, हमने हजारों जिन, यहां तक कि जिनों के बच्चों तक को मार डाला है, इसलिए वे बदला लेंगे, सजा देंगे। हुजूर ने बहुत तावीज और दुआ दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अगली ही रात मुझे फिर से भयानक तरीके से मारना शुरू कर दिया। इतनी मार पड़ी कि बयान करना मुश्किल है। कुत्ते की तरह पीटा गया मुझे। मेरा शरीर खून से भर गया। मैं ख्वाब में देखता मेरी बीवी आकर डंडे से मार रही है, कभी तापस आकर मार रहा है। ज्यादातर बार तापस को ही देखता कि वो मुझे चोट पहुंचा रहा है। अम्मी को लगा शायद साकमा जाति वालों ने कुछ किया है, क्योंकि वे इन सब तंत्र मंत्र को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जहां जहां गई सबने कहा, नहीं, साकमा लोगों ने कुछ नहीं किया, ये सब जिन्नों का बदला है, क्योंकि हमने उनका ठिकाना उजाड़ दिया है। इस तरह करीब 15 दिन बीत गए। मैंने अम्मी से कहा, अम्मा, शादी ब्याह का कार्यक्रम नहीं चाहिए, पहले आप मुझे बचाइए। तब वे अलग अलग कबीराजों को लाईं, बौद्ध कबीराज, मुसलमान कबीराज, साकमा कबीराज, लेकिन कोई भी मुझे ठीक नहीं कर सका। वे बस मेरे शरीर के जख्म देखकर चले जाते। इसी तरह समय बीतते मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि उस इलाके में और रहना मुमकिन नहीं रहा। एक रात मुझे इस कदर पीटा गया कि मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा मैं घर में बीवी और तापसा के पास ही लेटा था, लेकिन फिर देखा कि मैं बहुत दूर एक सड़क किनारे पड़ा हूं। तब सुबह फजर की अजान हो रही थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं वहां कैसे पहुंचा। शरीर पूरी तरह टूटा फूटा था। फिर मैंने फैसला किया कि अब उस इलाके में नहीं जाऊंगा जहां पेड़ काटा था, जहां तापस है, क्योंकि ज्यादातर समय मैं देखता कि तापस ही मुझे चोट पहुंचा रहा है। इसलिए वहां से निकल आया। फजर की अजान के साथ साथ चलते चलते स्टेशन पहुंच गया, लेकिन उस वक्त मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, सिर्फ एक कमीज और लुंगी पहना था। आखिरकार मैं चटगांव आ गया, जहां पहले रहता था। किराया देने लायक पैसे नहीं थे, इसलिए ड्राइवर को समझा बुझाकर किसी तरह आ गया। बाद में मोहल्ले के लड़कों से उधार लेकर किसी तरह गुजारा किया। अजीब बात यह थी कि मैं घर नहीं गया और ना ही घर से कोई मेरा हालचाल लेने आया। मेरी माँ ने भी कभी खबर नहीं ली। लगभग 15 दिन मैंने उस चटगांव के भीतर काम करके गुजार दिए। जब कुछ पैसे जमा हुए तो मन में ख्याल आया, मेरे परिवार ने मेरा हाल क्यों नहीं पूछा। असल में उस समय हमारे इलाके में किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से नेटवर्क भी नहीं रहता था। आर्मी के पास मोबाइल फोन थे, लेकिन हमारे पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। बाद में लगभग 15 दिन काम करने के बाद मैं फिर घर गया। घर पहुंचकर यह बात मुझे बेहद अचरज भरी लगी। जब मैं दोपहर के समय घर पहुंचा तो मेरी अम्मा ने मुझसे पूछा, तापस कहाँ है? मैंने कहा, मैंने तो तापस नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं वो कहाँ है। तब अम्मा ने कहा, तुम तो तापस के साथ ही निकले थे, तो फिर तापस कहाँ है? मैं हैरानी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी समय अब्बू भी आकर बोले, अरे उसे कहाँ छोड़कर आ रहा है तू? मैंने सब कुछ खोलकर बताया। अब्बू, मैं तो घर में सोया था, अचानक नींद टूटी तो देखा मैं बिल्कुल किसी और जगह सड़क के किनारे पड़ा हूं। उसके बाद से फिर घर वापस नहीं आया, क्योंकि हर रात मुझे मारा जाता था। मैं माँ की तकलीफ सह नहीं पा रहा था, इसलिए डर के मारे चटगांव शहर चले आया था।
लेकिन अब्बू बोले, तुम और तापस तो साथ ही निकले थे, कहा था यहाँ नहीं रहोगे, शहर चले जाओगे, हजूर के पास दिखाओगे। तापस भी तुम्हें साथ लेकर गया था। मैंने कहा, नहीं अब्बू, मैंने तापस को साथ नहीं लिया। जब मेरी होश आया तो मैं अकेला ही उस हालत में था। मेरे अब्बू अम्मा बहुत हैरान रह गए, बोले, तुम तो उसे साथ लेकर निकले थे। इस पर काफी कहासुनी होने लगी। तब पास के गांव के कुछ लोग आए, साथ में जनजाति की कुछ महिलाएं भी आई। उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला बहुत समय से चल रहा है, इसलिए इसे तापस की मां को बताया जाना चाहिए। खबर तापस की मां तक पहुंची। वो पहले कभी हमारे घर नहीं आई थी, यहां तक कि तापस की खबर लेने भी नहीं आई। लेकिन उस रात वो खुद आई और असल घटना क्या है ये जानना चाहिए। तब मेरे अब्बू अम्मा ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैंने उनसे विदा लेकर तापस को लेकर चला गया था। कहा था कि यहाँ नहीं रहूंगा, शहर चला जाऊंगा, हजूर के पास दिखाऊंगा। तापस भी तुम्हें साथ लेकर गया था। मैंने कहा, नहीं अब्बू, मैंने तापस को साथ नहीं लिया। जब मेरी होश आया तो मैं अकेला ही उस हालत में था। मेरे अब्बू अम्मा बहुत हैरान रह गए, बोले, तुम तो उसे साथ लेकर निकले थे। इस पर काफी कहासुनी होने लगी। तब पास के गांव के कुछ लोग आए, साथ में जनजाति की कुछ महिलाएं भी आई। उन्होंने कहा कि चूंकि ये मामला बहुत समय से चल रहा है, इसलिए इसे तापस की मां को बताया जाना चाहिए। खबर तापस की मां तक पहुंची। वो पहले कभी हमारे घर नहीं आई थी, यहां तक कि तापस की खबर लेने भी नहीं आई। लेकिन उस रात वो खुद आई और असल घटना क्या है ये जानना चाहिए। तब मेरे अब्बू अम्मा ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैंने उनसे विदा लेकर तापस को लेकर चला गया था। कहा था कि यहाँ नहीं रहूंगा, शहर चला जाऊंगा, हजूर के पास दिखाऊंगा। तापस भी तुम्हें साथ लेकर गया था। लेकिन मैंने कहा, नहीं अब्बू, मैंने तापस को साथ नहीं लिया। जब मेरी होश आया तो मैं अकेला ही उस हालत में था। उन्होंने धीरे धीरे साकमा बस्ती के बड़े बड़े लोगों को बताया कि हमने उनकी बेटी को छल करके शादी की, फिर भूत प्रेत की कहानी बताकर मार दिया। उसी रात साकमा लोग मशाल लेकर आकर हमारे घर बार की तोड़ फोड़ कर दिया और कई मुसलमानों के घर जला दिए। हमें खबर मिली कि साकमा लोग योजना बना रहे हैं कि वे मुझे और मेरे पिताजी को पकड़कर मार डालेंगे। भोर होने से पहले मैं और मेरे माँ बाप मिलकर उस इलाके से भाग निकले। मेरी एक छोटी बहन थी, पर उसे बहुत पहले ही बांदरबन शहर में शादी दे दिया गया था। हमारे और उसका ज्यादा नाता भी नहीं था। अंत में हम रात के अंधेरे में भोर की रोशनी होने से पहले बांदरबन से भागकर चिटगांव शहर आ गए। तो वहां से चले आने के बाद मेरी अम्मी अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही थी। हमारे इलाके में जितने मुस्लिम परिवार थे, खासकर हमारे गांव में, सब एक तरह के अत्याचार के शिकार हुए थे। ये साल था 2012-13 के आसपास। उस समय बांदरबन के लगभग सभी लोग इस घटना को जानते थे। हमारे पूरे गांव में आग लगा दी गई थी। हर मोहल्ले के मुस्लिम परिवारों को सताया गया था, यहाँ तक कि एक समय हमें पूरे गांव से निकाल भी दिया गया था। आखिरकार उस जगह को छोड़कर मैं चिटगांव शहर चला आया। वहां लगभग 6 महीने माँ बाप को लेकर रहा। अब्बा काम करते थे, मैं भी कुछ काम करता था। हम किसी और से कोई संपर्क नहीं रखते थे। लगभग 6 महीने बाद अचानक एक रात मैंने सपना देखा, तापसा को एक पेड़ की डाल पर लटका दिया गया है, जैसे फांसी दे दी गई हो। कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। हालत बहुत बुरी थी। ये देखकर मुझे बहुत ममता आ रही थी। मैं रो रहा था और कह रहा था, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। नींद से उठकर मैंने सब अम्मा को बताया। उन्होंने कहा, इन सब के बारे में मत सोचो और उनके परिवार के बारे में भी कुछ मत कहना। इसके बाद मैं चिटगांव के एक हुजूर के पास गया। मैंने बस इतना जानना चाहा कि मेरी तापसा कहाँ है, कैसी है। मैंने तो उससे मोहब्बत की थी, मोहब्बत करके ही शादी की थी। हुजूर ने एक गिलास में पानी लिया और अंधेरे कमरे में गए। वहां पानी डालते ही वहां आग की तरह चमकने लगा। मैंने देखा एक बड़ा मोटा पेड़ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सपने में देखा था। पेड़ से बंधी हुई तापसा को कुछ लोग मार रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं रो पड़ा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। घर लौटकर मैंने सब माँ को बताया। माँ भी बाद में कविराज के पास गईं। कविराज ने भी उसी तरह दिखाया, तापसा को इस तरह पीटा जा रहा है। माँ ने पूछा, इससे बचाने का उपाय क्या है? कविराज ने कहा, एक बलि देनी होगी, लेकिन ये हमारे बस में नहीं था। मेरी माँ ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी भी हालत में ये बलि नहीं दूंगी। इसी तरह करीब 20-25 दिन बीत गए। लगभग 20-25 दिन बाद एक रात फिर पहले जैसे ही मेरे ऊपर हमला हुआ। सपने में तापसा आकर मुझे मारने लगी। वो कह रही थी, तुम मुझे ऐसे कष्ट दे रहे हो, मुझे मार रहे हो, और तुम क्यों लेटे हुए हो? तुम मुझे क्यों नहीं बचाते? आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे बचाओ।
उसके बाद से फिर नई तरह का अत्याचार शुरू हो गया। मेरी माँ तब मुझे लेकर चटगांव के बाजीद मज़ार समेत कई जगहें घुमाने लगीं, लेकिन किसी भी तरह फ़ायदा नहीं हुआ। 2 दिन पर 2 दिन मुझे ऐसी मार पिटाई होती कि सुबह सुबह शरीर पर रेल रैक सी धारियाँ बन जाती थीं। फिर मेरी माँ ने एक हजूर से बात की। हजूर ने कहा, कुछ शादी व्यवस्था कर दो, शायद इससे मुक्ति मिले। इसके बाद माँ ने चिटगांव में मेरी एक शादी का इंतज़ाम किया। पहली रात ठीक ठाक बीती, लेकिन अगले दिन से फिर वही सताना शुरू हो गया। फ़र्क इतना हुआ कि अब मेरी नई पत्नी के साथ भी वही घटना होने लगी। वो भी सपने में देखती कि कोई आकर उसे पीट रहा है और मैं देखता कि तापसा मुझे मार रही है। आखिरकार 2 दिन के भीतर ही वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई। मैं करीब 2 साल तक ये अत्याचार सहता रहा, किसी तरह भी छुटकारा नहीं मिला। 2 साल बाद मेरी माँ ने फिर मुझे एक मदरसे की छात्रा से शादी कर दिया। उस लड़की की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। उसे शादी के बाद विशेष कोई तकलीफ नहीं होती थी, मगर मैं नियमित रूप से सताया जाता रहा। हर रात मारा जाता था। ससुर दुआ दरौद पढ़ते, मैं कुरान को सिर के नीचे रखकर सोता था, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में माँ और हाजिर के पिता यानी मेरी दूसरी पत्नी के पिता ने निर्णय लिया कि मुझे कुरान की सीख दी जाएगी। हाजिर के पिता खुद भी हजूर थे। उन्होंने मुझे कई दुआ दरौद सिखाए और कहा, कुरान सीखो, तिलावत करो, यही मुक्ति का रास्ता है। तब से मैंने उनके साथ कुरान पढ़ना शुरू किया। 2013 से 2017 तक मैं उन्हीं के साथ रहा। अलग अलग मस्जिदों और इज्तिमा में गया, दीन के काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से मुझे पूर्णतः मुक्ति मिली। उसके बाद वो समस्या नहीं हुई, मैं धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। हाजिर के साथ हमारी शादी में किसी संतान का हो ना हो, अभी तक हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। क्यों नहीं हुआ ये आज भी मुझे पता नहीं। बहुत से हजूर, कबीराज, डॉक्टर सबके पास गया पर किसी ने कारण नहीं बता पाया। संतान ना होने के बावजूद हाजिर और मैं ठीक हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। लेकिन भाई, तुम्हें ये पूरी कहानी बताने का असली कारण यह है, आज तक मुझे तापसा का कोई पता नहीं मिला। मुझे नहीं पता वो कहाँ है या क्या वो जिंदा है भी या नहीं। सुना है सातमा का बस्ती में उसकी माँ का देहांत हो गया। शायद तापसा भी मर चुकी हो। फिर भी मैं आज तक उस इलाके में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ अब भी सब कहते हैं कि मैंने तापसा को मार डाला। सबके मुंह पर एक ही बात है, मैंने उसे हत्या की है। पर भाई, सच में उस रात क्या हुआ था वो सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। मैं और तापसा दोनों वैसे ही सोए हुए थे। फजर की आज़ान की आवाज़ से जब नींद खुली तो देखा मैं सड़क के किनारे पड़ा हूँ, लेकिन तापसा मेरे साथ नहीं थी, जबकि मैंने तो उसे लेकर घर से बाहर भी नहीं निकला था। आज भी अचरज होता है। मेरे माँ बाप कहते हैं कि मैंने रात में उनको बताकर तापसा को लेकर घर से निकल गया था, पर असल बात क्या थी ये मैं नहीं जानता। आज भी नहीं जानता कि तापसा कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ। चूंकि आप बांदरबन की खबर ले रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा मामला बताया। जहां हम पहले रहते थे वहां अब कोई बंगाली नहीं रहा। 2012, 13, 14, 15 तक बंगाली थे, उसके बाद सब वहां से चले आए। अब पूरा इलाका साकमा जनजाति के कब्जे में। भाई, ये घटना मेरे और मेरे परिवार के साथ हुई। मैं हजूरों, कबीराजों और कई जगह गया, पर आज तक किसी के पास तापसा का कोई सुराग नहीं है। कई लोग अलग अलग बातें कहते हैं। मेरी माँ कहती हैं कि मुझे काले जादू या ताबीज़ के प्रभाव में लाकर तापसा दे देने के लिए मजबूर किया गया था। कोई कहता है कि जनजाति वालों ने उसे मार दिया। असलियत क्या है ये आज भी मुझे पता नहीं। मैं तापसा को बहुत याद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं खुद हजूर हूँ, मस्जिद में इमामती करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस्लाम के रास्ते पर चल रहा हूँ। पर भाई, मेरे जीवन में जो हुआ उसका कोई ठोस जवाब आज भी नहीं मिला। मस्जिद में रात जाकर आपकी कहानियाँ सुनना मुझे अच्छा लगता है। आज मैंने आपको अपनी ज़िंदगी की ये दास्तां सुना दी। यदि संभव हो तो आप मेरी घटना को सामने लाएं। मैं आज भी उस साकमा समुदाय के सामने चिल्लाकर कहता हूँ, मैंने तापसा को नहीं मारा। तापसा कहाँ है ये मुझे आज भी पता नहीं।